अभी लाइव? ओके। सो क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Am I audible and visible to all of you? Brilliant. So, good afternoon and welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई लोग हम लोग? हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। समझो भाई, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये डायमेंशनल एनालिसिस कि बड़े बड़े क्वेश्चन इतनी आसानी से हो जाते हैं। और आज हम वही चीजें देखेंगे। हम नेक्स्ट 1 आवर में इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे और आप खुद देखोगे कि हाँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। साथ ही साथ PYQ से भरा हुआ है पूरा का पूरा सेशन। तो आप ये तक देख पाओगे कि यार कितने सारे सवाल आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। यूनिट्स एंड डायमेंशन एक ऐसा बेसिक सा चैप्टर है जो कि स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आते बहुत सरल और करने में टाइम लगता है बहुत कम। मतलब अगर श्योर शॉर्ट आंसर चाहिए तो यूनिट्स एंड डायमेंशन कर लो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सर? बहुत अच्छी बात है। जानते हैं हम कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। एंड दैट्स द स्पिरिट, यही स्पिरिट मैं एक्सपेक्ट भी करता हूं आपसे। ठीक है, सो बॉस, माय नेम इज आदर्श राय एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन इन अ मोमेंट और सो। जब तक प्लीज यार आ जाओ, सारी चीजों को साइड में रख दो, बस एक पेन और एक कॉपी को अपने साथ रखो और पूरे सेशन को एंड तक देखो। एंड में जाके देखोगे आप कि यार पूरा डायमेंशन एनालिसिस आपके लिए क्लियर हो चुका है। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाएगा और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाएगा और बहुत मजा भी आने वाला है। ठीक है, तो चलो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल क्या है? कल है सर नीट 2023 का एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए। तो आपके रिलेशन में कोई हो जो नीट का एग्जाम दे रहा हो, या आपके जान पहचान में दोस्त यारों में कोई हो, तो प्लीज उन्हें ऑल द बेस्ट देना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है और किसी के भी लाइफ में जो भी नीट एस्पायर कर रहा है उसके लिए कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। पूरी इन्फिनिटी लर्न की टीम से आप सभी को ऑल द बेस्ट। डू योर वेल एंड साथ ही साथ एग्जाम का स्ट्रेस मत लेना। आज बड़े आराम से सोना, कल एग्जाम पेपर देना, चिल रह के एग्जाम देना। आप निकाल दोगे, आप फोड़ दोगे। और एग्जाम देने के बाद कहां आना? यहीं आना, इसी चैनल पे। यहीं पे आपको पूरा का पूरा एग्जाम का एनालिसिस मिलेगा। साथ ही साथ पूरा का पूरा जो PY जो क्वेश्चंस का आंसर की है, साथ ही साथ उनका सोल्यूशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी रैंक का प्रेडिक्शन है, रैंक प्रेडिक्टर एनालिसिस, वो भी यहाँ पे बहुत एक्यूरेट तरीके से मिलेगा। सो प्लीज कम ओवर हियर, वील बी वेटिंग। हमारी पूरी टीम उस चीज के लिए लगी रहेगी। 5:30 PM शार्प टुमारो we'll be over here live in front of you and discussing the entire NEET 2023 पेपर। साथ ही साथ जितने लोग अभी एस्पायर भी कर रहे हैं, जो अभी 11th और 12th में हैं, आई वुड सजेस्ट आप लोग भी आना। आप लोग भी आना, आपको पता चलेगा किस टाइप का एग्जाम होता है और किस टाइप के माहौल से आपको भी गुजरना है आगे चल के। सो अच्छा, ये जो हमारा बैच है, ये हमारा बैच का नाम क्या है? हमारे बैच का नाम है प्रारंभ। किसके लिए है यार? ये है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो नीट 2025 को एम कर रहे हैं। ठीक है, चलो सर, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हम क्या कर रहे हैं सर? हम यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जी सर, बिल्कुल। जिसमें हमने यूनिट्स और अभी तक हमने यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन कर लिया कि यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स कैसे फ्लेवर प्रोवाइड करती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, यूनिट्स को SI सिस्टम ने कैसे बांट रखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज में और डेराइव्ड क्वांटिटीज में। फंडामेंटल कौन सी 7 है, डेराइव्ड कौन सी है, 7 के अलावा जितनी भी है वो क्या है? डेराइव्ड है। और ये जो डिवीजन हो रखा है फिजिकल क्वांटिटीज का फंडामेंटल और डेराइव्ड में, उससे आगे बढ़ के हमने मेजरमेंट समझा और उसके बाद हमने डायमेंशंस का डिस्कशन किया कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस किस तरीके से लिखी जाती हैं। और डायमेंशंस का एक देखो आइडिया ऐसे भी ले सकते हो कि आप लोग 3 डायमेंशनल बीइंग्स हो। आपकी बॉडी 3 डायमेंशनली डेवलप्ड है, मतलब हम लेफ्ट राइट भी मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी और आगे पीछे भी। हम 3 डायमेंशंस के अलावा मूव कर सकते हैं। तो हम क्या है? 3 डायमेंशनल बीइंग्स हैं। वहीं एक मैं मारियो की बात करूं जो बस प्लेन में आगे पीछे जाता होगा, या आपने कभी गूगल क्रोम चलाया होगा, तो गूगल क्रोम में जब नेट नहीं चलता तो एक डायनासोर मूव करता रहता है जिसका गेम खेलते हैं हम।
सो डायनासोर का वर्ल्ड कैसा है, वो आगे पीछे जा सकता है, ऊपर नीचे, तो 2 डायमेंशनल बीइंग है। उसी हिसाब से ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये क्या है, 7 डायमेंशनल बीइंग्स है। मतलब मैंने 7 डायमेंशन बना दिए हैं और उन 7 डायमेंशंस की हेल्प से ही मैं जितनी भी और फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको उन्हीं के हेल्प से एक्सप्रेस करूंगा। समझ गए अब बात? तो मैंने 7 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन डिस्कस कर लिए थे। क्या थे, फटाफट आओ देख लेते हैं। तो 7 जो डायमेंशंस थे, सबसे पहला था बॉस मेरा मास। मास को मैं लेता था किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा लिखते हैं और m से। फिर उसके बाद आता था सर लेंथ। लेंथ को लेता था मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से। देन आता था सर टाइम। टाइम को लेता था मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी से। MLT ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो होने ही है, हर जगह पूछे जाएंगे। MLT के बाद नेक्स्ट कौन सा, MLT के बाद नेक्स्ट आ जाता है सर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किससे पता करते थे, K लेटर से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट क्या, टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट आ जाता था आपका करंट। करंट जानते थे हम A से। फिर उसके बाद आता था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम जानते थे CD से। और फिर आता था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे जानते थे, मोल से। ठीक है, ये हमारे 7 फंडामेंटल एंटिटीज थी। ये क्या थी, हमारी 7 फंडामेंटल एंटिटीज। यही वो 7 डायमेंशंस है जिसकी मदद से हम बाकी अदर डायमेंशंस को बनाएंगे। हमने पिछली क्लास में काफी सारे डायमेंशंस का डिस्कशन भी किया था। प्रेशर का डायमेंशन कैसे बताएं, फिर डेंसिटी का डायमेंशन कैसे बताएं, फोर्स का बताएं, वेलोसिटी का बताएं, बहुत सारी क्वांटिटीज का किया था। और उसी का एक्सटेंशन लेंगे और साथ ही साथ ये भी आज की क्लास सेशन में जानेंगे कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस क्यों हेल्पफुल है, क्या काम है। पढ़ रहे हो तो कुछ मतलब भी तो निकलना चाहिए ना। यही नहीं होता कि बस पढ़ना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट पढ़ना है। पढ़ने का जरूर कोई ना कोई मतलब होता है। या तो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, या फिर मेंटल डेवलपमेंट करवाने की चीजें समझने के लिए हमें पढ़ना जरूरी रहता है। तो ये कुछ ऐसा ही है। आगे जो हम एप्लीकेशन समझेंगे वो हमारे डेवलपमेंट के लिए ही है। ऑब्वियसली ये पूरी ज्ञान की बातें आपका मेंटल डेवलपमेंट के लिए ही है, बट उस मेंटल डेवलपमेंट में डायमेंशंस का जो रोल प्ले अभी तक है, डायमेंशंस, वो आगे अभी और डिस्क्लोज होगा जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस देखूंगा। तो आओ सबसे पहले एक प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। और प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई, प्रिंसिपल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ये सिंपल सी चीज ये बोलता है कि अगर 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं इक्वल टू के साथ, अगर 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं इक्वल टू के साथ, तो डायमेंशंस दोनों ही इक्वेशंस के हमेशा बराबर होंगे। मतलब कल को अगर मैं लिखता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो अगर मैं लिख रहा हूं मतलब दोनों के डायमेंशंस बराबर होंगे तभी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। मतलब डायमेंशनली वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होंगे। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज। खत्म बात। तो कल को अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं हुए तो क्या हम इक्वेशन को भी रिजेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। सोचना भी मत, कर देना बिल्कुल। अगर मान लो कल को फोर्स इक्वल्स टू तुमसे पावर बोल देता है कोई, या फोर्स इक्वल्स टू वर्क बोल देता है, सट्ट से रिजेक्ट करना, बोलना सर दोनों के डायमेंशन ही बराबर नहीं है कि नहीं? और डायमेंशन क्या होता है भाई इनका? सर वर्क का डायमेंशन बता सकते हो क्या? वर्क का डायमेंशन होगा, वर्क का कोई फॉर्मूला आता है क्या? हाँ सर वर्क का फॉर्मूला तो आता है यार, हमको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था हमने बचपन में, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का कितना होता है सर? फोर्स का होता है ml_t-2 और इसका एक और l। मतलब कि वर्क का डायमेंशन हो गया ml2t-2। हाँ जी, यही है वर्क का डायमेंशन, यही है वर्क का डायमेंशन। और एनर्जी का डायमेंशन भी यही होता है। ठीक है, सो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमेशा वैलिड होता है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड नहीं है तो कोई इक्वेशन नहीं टिक सकती। कभी भी वेलोसिटी को डिस्टेंस के बराबर नहीं लिख सकते। v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² भी होता है तो वो ut v से सेम होता है। समझो इस बात को, क्लियर है? हाय श्रीदेवी, हाउ आर यू? देखो, सो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके और डिस्क्लोज होंगे और सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लियर है। नेक्स्ट चीज, कुछ और बातों के बारे में बात करते हैं। द आर्ग्यूमेंट ऑफ स्पेशल फंक्शंस। तो देखो कुछ स्पेशल फंक्शंस है यहाँ पे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि साइन हो गया,
कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कोजेक हो गया, सेक हो गया, इनके बाजू में जो क्वांटिटीज लिखी रहती है ना, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, उनका कोई भी डायमेंशन कभी नहीं होता। मतलब अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ एक्स, तो ये साइन ऑफ थीटा एक्स क्या है, थीटा और एक्स दोनों के दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी होंगे। क्या होंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होंगे। मतलब इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता यहां पे तुम 5 मीटर या 10 मीटर लिख लो, नो, दे आर ऑलवेज डायमेंशन लेस। साथ ही साथ लॉगरिदमिक क्वांटिटीज, मतलब कि तुमने अभी लॉग पढ़ा नहीं है, लॉग हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। लॉग ऑफ क्वांटिटी ए लिख दिया तो ए क्वांटिटी भी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। अच्छा जी, ठीक है। साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ई की पावर में ए लिख दिया तो ए भी यहां पे क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें समझना कि इनके जो आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट समझ रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है ये हो गया आर्ग्यूमेंट, ये हो गया आर्ग्यूमेंट, ये हो गया, ये सारे जो फीचर्स हैं वो हमेशा डायमेंशन लेस होती है। सर आपने पीडब्ल्यू के टीचर को खरीद लिया है क्या? अरे यार मैं कैसे खरीद लूंगा भाई, मैं गरीब आदमी, मैं कैसे खरीद सकता हूं पीडब्ल्यू के टीचर्स को मैंने नहीं खरीदा है, पीडब्ल्यू के टीचर्स खुद आए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए इस बहुत बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। देखो यार, सिंपल सी चीज है, ये प्लेटफॉर्म किसका है, ये प्लेटफॉर्म है श्री चैतन्य का। श्री चैतन्य क्या है, श्री चैतन्य एक रैंक प्रोड्यूसिंग हाउस है। इट्स एन इंजन विच प्रोड्यूसेस रैंक। वो एक इंजन है जिसके पास 38 इयर्स की लेगेसी है रैंक्स बनाने की। आप ही लोगों को और बहुत ही अच्छी तरीके से जो एजुकेशन मिल रही है उसको पहुंचाने की। एंड वही एजुकेशन अगर आप लोगों को और बेटर तरीके से मिले, जिससे आपके लिए एग्जाम निकालना और ज्यादा इजी और ज्यादा इफेक्टिव हो पाए, तो हर एक टीचर जो होगा ऐसे पर्टिकुलर हाउस के साथ या ऐसे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ हमेशा जुड़ना चाहेगा। समझ रहे हो एजुकेशन वाला? सो आई सपोज तुम्हें आंसर समझ मिल गया होगा कि क्यों फैकल्टीज या क्यों तुम्हारे जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम लोग श्री चैतन्य की जो एकदम बेहतरीन तरीके का जो स्टडी मॉड्यूल है, एकदम जो रैंक प्रोड्यूस करने के लिए जो कंटेंट है उनके पास, वो तुम्हें यहाँ पे डिलीवर हो पाए, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? तो 2 टीचर पीडब्ल्यू के अधूरे सिलेबस छोड़ के चले गए हैं, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होगा ना यार, यहाँ पे कंप्लीट होगा सिलेबस, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, टेंशन मत लेना, यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ओके, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम यहाँ आओ, तुम्हें जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं तुम खुद देखोगे, आई कैन बेट यू ऑन दैट, तुम कुछ समय यहाँ रहो, व्हाट यू विल फील इज कि तुम एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस देखोगे अपने डेवलपमेंट में। आई कैन बेट यू ऑन दैट। तुम्हारा जो डेवलपमेंट होगा, तुम्हारा जो एग्जाम एनालिसिस होगा, तुम जो स्कोर कर पा रहे होगे, वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा। ठीक है? सो ये स्ट्रक्चर है यार, ये स्ट्रक्चर है श्री चैतन्य का जो कि ये चीजें करता है। ओके, सो सर आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे यार, एजुकेशन वाला अभी हिंदी मीडियम का एज सच कोई प्लान नहीं है अभी। फॉर द टाइम बीइंग आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप इंग्लिश में इस चीज को कवर करने की कोशिश करो। मीनवाइल कुछ समय बाद, अभी टीम छोटी है, अभी टीम वर्क कर रही है इन सब के बारे में। अभी नीट का 2023 का पेपर भी है कल, सो टीम जो है बहुत ज्यादा पैक्ड है। कुछ समय में जब थोड़ी चीजें रिलैक्स हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, डेफिनेटली हिंदी मीडियम आएगा आप लोगों के लिए। ओके, ठीक है, चलो देखो। सो ये बता रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कि आर्ग्यूमेंट्स जो होता है इन स्पेशल फंक्शंस का हमेशा क्या होता है, हमेशा डायमेंशनलेस होता है, इसमें डायमेंशन नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर, इसमें डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट इस पे जाए तो प्योर नंबर की बात करूं, मतलब प्योर नंबर यानी कि सर रेशो की बात करूं। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में, जबकि वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एयर में होती है 3 × 10⁸, वही पानी में थोड़ी कम हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये सब चेंजेस किस वजह से आते हैं? ये सब चेंजेस आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, जो कि आप लोग जानते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, साथ ही साथ आप क्लास 12th में जाओगे तो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ऐसे टर्म से भी आप वाकिफ होगे, जो कि अभी आपके स्कोप के बाहर है, बट टेंशन मत लो, जैसे 12th में जाओगे। सो जहां पे भी रेशो आता है ना सिमिलर क्वांटिटीज का, और जो चीज हम पढ़ते हैं जैसे फॉर द टाइमिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू शुड गेट एन आइडिया अबाउट, तो ये जो क्वांटिटी रहती है हमेशा डायमेंशनलेस रहती है। ठीक है, ये क्वांटिटी हमेशा डायमेंशनलेस रहती है। तिवारी जी हाय, हाउ आर यू ब्रो? देखो, सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डायमेंशनलेस रहेगा, एंड ऐसे ही रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, साथ ही साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीजें हमेशा क्या रहती है, डायमेंशनलेस रहती है। तो ये नोट भी हमें रखना है याद।
देन उसके बाद दो क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे आर डायमेंशनली करेक्ट। यस, ओनली इफ दे आर डायमेंशनली इक्वल। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये है, सिंपल सी चीज कि हाय सर, क्या आशु सर भी पढ़ाएंगे क्या? आशु सर आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे? आईआईटी जेई की तैयारी करोगे, आईआईटी जेई और नीट की तैयारी करोगे, और आशु सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे आशु सर भी कभी आप लोगों को पढ़ा दें। ओके, सो टेंशन नहीं लेना, आशु सर भी कभी ना कभी पढ़ाएंगे जरूर आपको। देखो, ये सिंपल सा पॉइंट ये बोलता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई ना, साथ ही साथ एक डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो तुम दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी जोड़ सकते हो एक दूसरे से, तभी जोड़ सकते हो एक दूसरे से अगर वो डायमेंशनली इक्वल हो। समझ रहे हो बात को? नहीं समझे बात को? चलो अभी बताता हूं। मतलब कि अगर मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, तुम लोगों ने रेजिस्टर्स आर इक्विवेलेंट तो पढ़ा ही है, आर इक्विवेलेंट तो पढ़ा ही है। तो आर इक्विवेलेंट होता है तुम्हारा R1 रेजिस्टर प्लस R1 का रेजिस्टेंस प्लस R2 का रेजिस्टेंस। अब तुम रेजिस्टेंसेस को ऐड कर सकते हो, राइट? बट यहां पे रेजिस्टेंस की जगह मान लो मैं पोटेंशियल डिफरेंस रख दूं, तो V रख दूं, तो R प्लस V रख दूं, तब तुम क्या ऐड कर पाओगे? नहीं सर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया तो मैं ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि दो क्वांटिटीज तभी जुड़ सकती हैं जब वो डायमेंशनली इक्वल हो। मतलब मैं वेलोसिटी में, जैसे तुमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देखा है, राइट? सो v क्या है? u प्लस ए टी, मतलब u का जो डायमेंशन है वो a इंटू टी के डायमेंशन के बराबर होगा, तभी ये जुड़ पाए हैं। समझ रहे हो? मतलब दो चीजों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर वो डायमेंशनली इक्वल हो। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये यूज होंगे तभी आप जाके क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे आगे। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा पीवाईक्यूज जितने भी है। लो, पहले ही क्वेश्चन आ गया, पहले ही आ गया सीबीएसई आईपीएमटी 2006 का क्वेश्चन। एआईपीएमटी 2006 का क्वेश्चन आ गया। क्या आया? चलो देखते हैं यार, देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन। क्या है रिलेशन? रिलेशन है v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। v इज इक्वल टू at, v इज इक्वल टू at, v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t माइनस c। अच्छा, वेयर a, b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। अच्छा जी, ओके ओके। द डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c आर, a, b और c के डायमेंशन क्या होंगे? ए, बी और सी के डायमेंशन क्या होंगे? चलो और सॉल्व करते हैं सर, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है और राइट हैंड साइड में वो इक्वेशन लिखी है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट भी होंगे। मतलब कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशन इन दोनों का भी होगा और इन दोनों का बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, है कि नहीं? सेकंड, अभी तुमने जो रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या था? दो क्वांटिटीज तभी जुड़ सकती हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। मतलब इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा तभी जुड़ पा रही हैं, और इन दोनों का जो भी डायमेंशन होगा वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। मतलब वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो a इंटू टी के डायमेंशन के बराबर होगा, साथ ही साथ डायमेंशन ऑफ b अपॉन टी प्लस सी के भी बराबर होगा। अच्छा, ओके, ये जो आपने रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग है। जी सर, उसी के रिकॉर्डिंग है। चलो ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है? वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है भाई? वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा l t रेज टू द पावर -1, है कि नहीं? यही होता है ना वेलोसिटी का डायमेंशन, l इंटू टी रेज टू द पावर -1। हाँ सर, बिल्कुल। तो l इंटू टी रेज टू द पावर -1 इसका डायमेंशन हो गया। दैट विल बी इक्वल टू a इंटू टी। अब a क्या है? a तो कांस्टेंट था और इसका डायमेंशन बताना था, तो यहां लिख दूंगा a। और टाइम का डायमेंशन कितना होता है सर? टाइम का डायमेंशन t, t रेज टू द पावर 1। सिंपल सी चीज। t का डायमेंशन कितना? t की पावर 1। ओके, सो यहां से क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों को रिलेट करोगे, t इधर आ जाएगा, सो a का डायमेंशन आ जाएगा l t रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय t। ये आ गया आंसर। अब देखो, ये t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? l t रेज टू द पावर -2। मतलब a का जो डायमेंशन आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? a का डायमेंशन आ रहा है l इंटू टी रेज टू द पावर -2। सिंपल सी चीज, a का डायमेंशन आ रहा है l इंटू टी रेज टू द पावर -2। समझ में आया तुम लोगों को? ये है डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन। ओके सर, समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है डायमेंशन। ऐसे क्या मैं b का भी डायमेंशन बता सकता हूं और c का भी डायमेंशन बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। देखो इधर देखो, डायमेंशन जो वेलोसिटी का था वही डायमेंशन b अपॉन t प्लस c का था। हाँ सर, बिल्कुल वही डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन था v का, वही डायमेंशन किसका था? b अपॉन टी प्लस सी का था। बिल्कुल सही, यही था। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज दिख रही है यार, t से तो c जुड़ रहा है,
टी से सी जुड़ रहा है, मतलब सी का जो डायमेंशन होगा वो तो सर टी के डायमेंशन के बराबर होगा। और टी का डायमेंशन क्या है सर? टी तो टाइम है। टी क्या है? टी तो टाइम है, दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में। टी क्या है सर? टी तो सर टाइम है। सो टाइम को यहां लिखेंगे, टाइम को यहां लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, सी का डायमेंशन आ रहा है बस ये टी। सी का डायमेंशन कितना आ रहा है? बस ये टी। ए का निकाल दिया, सी का निकाल दिया, अब सर बी का भी बता दो। बता देता हूं यार, बता देता हूं। इन दोनों का डायमेंशन कितना है? इसका भी टी, इसका भी टी, क्योंकि जुड़ रहे थे। तो इस पूरी एंटिटी का डायमेंशन कितना? टी। सो इसी को वापस लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ वी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टी प्लस सी। ओके सर, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वी कितना हो गया? डायमेंशन ऑफ वी हो गया एल टी रेज टू द पावर -1 विल बी इक्वल टू दिस डायमेंशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय इसका डायमेंशन कितना है सर? इसका डायमेंशन तो कैपिटल टी है। ये टी इधर जाएगा तो टी इसको कैंसिल कर देगा, तो बी का डायमेंशन कितना आ गया? ये इधर जाएगा तो टी रेज टू द पावर -1 टी रेज टू द +1, तो कितना हो जाएगा? डायमेंशन एल। ये हो जाता है डायमेंशन ऑफ बी। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सर ये चैप्टर आशु सर से पढ़ चुका हूं, टेस्ट कब से होगा सर? बहुत ही जल्द होगा, बहुत ही जल्द होगा तिवारी जी, जल्द ही होगा टेस्ट। अभी यहाँ पे पढ़ ले, हम एक बार रिवीजन कर लो आप, क्या पता हो सकता है आपका रिवीजन आपको हेल्प कर दे। यहाँ पे PYQs भी हैं तो आप फटाफट आंसर भी देना। मैं देखना चाहता हूँ आप कितना अच्छा पढ़ चुके हो, है कि नहीं? अगर पढ़ चुके हो तो यार मेरे को प्लीज आंसर भी देते रहना। ओके चलो देखो, तो कौन सा आंसर सही बैठ रहा है? कौन सा आंसर सही बैठ रहा है? ए की वैल्यू कितनी होगी? LT-2 किस में? अरे यार ये तो एक ही में है, मतलब यही निकाल के दे देते तो समझ में आ जाता। और फिर चेक भी कर लेते हैं, एल क्या है, बी का है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल। टी क्या है, इसका है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। किसमें पूछा गया था? 2006 AIPMT में, 2006 AIPMT में पूछा गया सवाल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सिद्धार्थ, ठीक है सिद्धांत। सो बताना, आंसर बताना। चलो फटाफट नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या आते हैं, हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जैसा कि मैंने बोला कि डायमेंशनल एनालिसिस यूज क्यों होता है, क्यों होता है, क्या जरूरत है डायमेंशनल एनालिसिस की। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है ना वो ये रहा, क्या है भाई? चेक करता है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस को। इक्वेशंस की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करके बताता है। कैसे? अरे भाई जैसे मैंने बताया ना तुम लोगों को कि यार जैसे मान लो इक्वेशंस लिखी हुई है कि फोर्स इज इक्वल टू वर्क प्लस एनर्जी। अरे नहीं हो सकता, फोर्स कभी भी वर्क प्लस एनर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। अच्छा मतलब ये इक्वेशन गलत है? हाँ ये इक्वेशन गलत है। तो कल को तुम्हें कोई गधा बना दे, तुम्हारे स्कूल में नॉर्मली क्या होता है, जब मैं 11th-12th में था तो पता है क्या करते थे बच्चे? कोचिंग में जाते थे, कोचिंग में जाके वो नया चैप्टर कोई उनके टीचर ने पढ़ा दिया होता था, यहाँ आते थे और हमसे पूछते थे। और हम भाई स्कूल में पढ़े तो स्कूल की टीचर तो हमें पढ़ाती नहीं थी उतना ज्यादा, और उतना ज्यादा पढ़ाती नहीं थी। और मैथ्स में नॉर्मली ऐसा होता था, और मैथ्स में आके कोई भी इक्वेशन इंटीग्रेशन कैलकुलेशन की दे दी और हम लगे पड़े हुए आंसर निकालने में, आंसर निकालने में। बाद में हमें जाके पता चलता था कि भाई वो तो फंक्शन जो है वो नॉन इंटीग्रेबल है, वो फंक्शन को इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो ऐसे हम फंस जाते थे। तो मेन सिंपल सी बात यही है कि आप ये चेक कर सकते हो कि इक्वेशन जो सामने वाला बता रहे हो सही है कि नहीं। तो मेरे को ही सही कर सकते हो, मेरे को ही बोल सकते हो सर आप गलत पढ़ा रहे हो या आपने गलत इक्वेशन बता दी। कैसे? डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं। और डायमेंशनली कंसिस्टेंट मैं कैसे चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा? दो तरीके बताए ना अभी। पहला तरीका कि अगर A इज इक्वल टू बी कोई टर्म लिख रहा है, यहाँ पे फोर्स और यहाँ पावर लिख दिया, तो तुम सट से मना कर देना, क्योंकि A इक्वल टू बी तभी पॉसिबल है only if the dimension of A is equal to the dimension of B। अगर ये होगा तभी ये इक्वेशन वैलिड है, अन्यथा नहीं है, अन्यथा नहीं है, वैलिड नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और कुछ लिख रहा हूं x, तो भाई ये जितनी भी क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होनी है सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, वरना ना वो ऐड होंगी और ना ही वो सब्ट्रैक्ट होंगी। समझ रहे हो बात को? क्लियर है कि नहीं? तो ये दोनों के दोनों केसेस, ये फर्स्ट और ये सेकंड पॉसिबल कब है? फर्स्ट कब है? जब ये होगा। सेकंड कब है? जब ये होगा। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, ये डायमेंशनली कंसिस्टेंसी तुम पता कर सकते हो, अभी बताऊंगा भी। सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि डिड्यूसिंग द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अरे भाई फिजिकल क्वांटिटीज चलो नहीं समझ में आ रहा ना, तुम्हें प्रेशर स्ट्रेस कुछ भी अनस्टेंट सी क्वांटिटी दे दी, तुम्हें बस फॉर्मूला बता दिया, तुम उसकी यूनिट बता के दे दोगे मेरे को, समझ रहे हो? तुम उसकी जो 7 फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज आनी थी ना उसके टर्म्स में यूनिट बता दोगे। अरे क्या बात है, चलो ये भी बताओगे? हाँ जी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। तीसरा
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट भी करके दिखाऊंगा। कैसे सर? अरे क्या तुम लोगों को सिस्टम पता है कौन कौन से होते हैं? हम लोगों को तो सर ऐसा ही सिस्टम पता है भैया, सीजीएस सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, अफ्रीका का सिस्टम होता है, साउथ इंडिया का सिस्टम होता है, जम्मू कश्मीर का सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, और हम किसी भी सिस्टम को किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। अच्छा जी, क्या बात है। और चौथा भाई, डिड्यूस कर सकता है रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। मतलब सर वो जो खतरनाक सी रिलेशन थी टाइम पीरियड की, सेंट्रीपिटल फोर्स की और इधर की उधर की, वो भी हम डिड्यूस कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल, आप खतरनाक से खतरनाक रिलेशन इसके थ्रू डिड्यूस करके दे सकते हो। समझ रहे हो? बिना कुछ जाने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप टाइम पीरियड बता सकते हो, बिना पढ़े सर्कुलर मोशन आप सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन निकाल सकते हो। क्या हम निकाल के दिखाएंगे? जी हाँ, ये चारों के बारे में बात होगी, और लास्ट में इसके बारे में बात होगी कि कहां पे डायमेंशन एनालिसिस फेल भी होता है। तो चलो आप पहली चीज स्टार्ट करते हैं। पहला इसने क्या बोला भाई? चेकिंग, फर्स्ट वाला है चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। पूछ रहा है इक्वेशन सही है कि नहीं, पूछ रहा है इक्वेशन सही है कि नहीं, बताओ जरा, सही लिखी है कि नहीं लिखी है? सही लिखी है नहीं लिखी? कैसे पता करें सर, हमने तो सुना भी नहीं इसके बारे में। डायमेंशनली चेक करेंगे ना। डायमेंशन कितना होता है फोर्स का? डायमेंशन कितना होता है फोर्स का? भाई जिन्होंने पिछली क्लास नहीं अटेंड की यार, बहुत बुरा किया तुमने। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, याद रख लो, याद रख लो। और इसका डायमेंशन कितना होगा? ठीक है, इसका भी देख लेते सर, mv²/r²। तो इसमें डायमेंशन इसका निकालने के लिए सर मास का डायमेंशन m, v का डायमेंशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के डायमेंशन का होल स्क्वायर। अच्छा, तो मास का डायमेंशन कितना होता है? मास का डायमेंशन तो सर होता है कैपिटल M। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है? वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम, यानी L(t⁻⁻1). तो यहां लिख दो L(t⁻⁻1) होल स्क्वायर। अच्छा, और r का कितना होता है? भाई r तो लेंथ है, ये r तो लेंथ रेडियस ही है, तो ये हो जाएगा L⁻²। अब देखो, ये L⁻², क्या इस L⁻² को खा जाएगा? हाँ जी सर बिल्कुल खा जाएगा। तो ये ऊपर क्या बच रहा है? बस ये तो सर बच रहा है m(t⁻⁻2). ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मतलब क्या इसका डायमेंशन इसके बराबर आ रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां सर एक L मिस हो गया, L मिस हो गया, मतलब इसका डायमेंशन तो इसके बराबर है ही नहीं, यानी ये इक्वेशन सही है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि डायमेंशन ही सेम नहीं है, तो ये इक्वेशन कैसे बराबर होगी? ये इक्वेशन नहीं है बराबर। दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, और क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो हम नहीं बोल सकते ये जो भी हो। ये है तो वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन कायदे में होता है कितना? mv²/r। ये है डायमेंशनली करेक्ट, बट ये नहीं है। तो क्या पहला एप्लीकेशन समझ में आया आप लोगों को? क्या समझ गए कि कैसे डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं पता कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल। क्या हम लोगों को आज के बाद कोई गधा बना पाएगा कोई सी भी इक्वेशन देख के? बिल्कुल भी नहीं। मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा? मैं डायमेंशनली उसको चेक कर लूंगा। ठीक है, क्लियर है? क्या हम किसी और को गधा बना सकते हैं इसको पढ़ने के बाद? वो तो आप पे है, वो तो आपकी श्रद्धा है, वो तो आपका टैलेंट है कि आप इसी इक्वेशन को किसी को देख के रटवा सकते हो और बोल सकते हो देखो सही इक्वेशन है। वो आपकी श्रद्धा है, बट मुद्दे की बात यह है आप कभी मूर्ख मत बनना, आप डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं चेक कर लेना। चलो सर बढ़िया, नेक्स्ट पे बात करते हैं, और नेक्स्ट की बात करते हैं सेकंड जो है, आपने क्या बोला था? डिड्यूसिंग द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के आप यूनिट बताओगे मेरे को? हाँ भाई हाँ, मैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बताऊंगा। कैसे बताओगे? चलो देखते हैं। यहां पे एक बहुत अजीबो गरीब सी इक्वेशन लिखी हुई है। कैसी? y = a sin। साइन के अंदर तो हम आज तक एंगल देखते हैं। ये क्या वाला है? ω-t-kx। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इसको बोलते हैं। अरे बाप रे, कितना गंदा सा एक्सप्रेशन दिया है सर। भाई ये गंदा सा एक्सप्रेशन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा जैसे ही तुम वेव्स पढ़ लोगे। 11th क्लास में वेव्स पढ़ लोगे, ये एक वेव की इक्वेशन है, और वो भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। ठीक है, अब इसमें बोल क्या रहा है? वेयर x इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। x क्या है? x तो है मेरा डिस्टेंस, और t क्या है? t तो है टाइम। पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ ω/k बताओ। ये जो w लिखा है तो मैं ओमेगा दिख रहा है ना, वो ओमेगा है, इसको ओमेगा बोलते हैं भाई। दिस इज अ ग्रीक लेटर और नामकरण इसका ओमेगा है। देखिए भले कैसा। इस ω/k की बताओ किसके डायमेंशन के बराबर है? वेलोसिटी, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी। आओ पता करके बताते हैं। तिवारी जी आई वुड बी एक्सपेक्टिंग, बताओ यार आंसर क्या है इसका?
इसका आंसर ट्राई करने की कोशिश करो, जितने भी लोग हो चैट पे इसका आंसर पता करने की कोशिश करो, बताओ मुझे कितना आंसर होगा, किससे मैच कर रहा है। चलो पहली चीज तो ये, अभी क्या हमने कुछ नोट समझे थे? हाँ जी सर, कुछ नोट समझे थे। क्या नोट समझा था? पहला नोट तो ये समझा था सर, साइन के बाजू में जो फंक्शन है ना, साइन के बाजू में जो फंक्शन है ना, वो क्या है सर? साइन के बाजू वाला फंक्शन तो हमेशा डायमेंशनलेस होता है, ऐसा समझा था क्या? हाँ यस, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है क्या होता है? डायमेंशनलेस। और ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, तभी तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ भैया हाँ, तो ओमेगा टी जो आपने लिखा है ये मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यस, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को मैं कैसे लिखूंगा? मैं उसको लिखूंगा m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। अच्छा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। यस बिल्कुल। अब एक बात बताओ, डायमेंशन जो टाइम का है वो तो होता है ना t की पावर 1, तो ओमेगा का कितना होगा ताकि यहां पे ये बने? भाई जेन्युइन सी बात है, ओमेगा का डायमेंशन कितना हो जाएगा? यही m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन। टाइम का डायमेंशन कितना होता है? t की पावर 1। कितना? t की पावर 1। तो ओमेगा का डायमेंशन कितना आ रहा है? ओमेगा का डायमेंशन आ रहा है सर ये आ रहा है किसका? ये आ रहा है ओमेगा का डायमेंशन। निकाल दिया, ये आ रहा है ओमेगा का डायमेंशन। अरे क्या बात है, ऐसे क्या आप k का भी डायमेंशन बता सकते हो सर? k का भी डायमेंशन बता सकते हो क्या सर? बिल्कुल बता सकता हूं। ये ओमेगा टी किससे जुड़ रहा था, घट रहा था? kx से। मतलब kx भी क्या डायमेंशनलेस होगा? बिल्कुल यार, kx भी डायमेंशनलेस होगा क्या? मतलब यहां पे kx भी आएगा क्या? kx का डायमेंशन भी यही है क्या? हाँ जी बिल्कुल, यस, kx का डायमेंशन भी ये है। अब वापस मैंने क्या देखा? मैंने देखा यार x का तो डायमेंशन होगा, क्योंकि x क्या है? x तो है सर मेरा लेंथ, x तो है मेरा डिस्टेंस, और अगर ये लेंथ है तो यहां पे ये लेंथ नीचे आएगा, मतलब k का कुछ ऐसा डायमेंशन है कि वो लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होके फाइनली यहां पे डायमेंशनलेस बना रहे हैं। मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k का डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय l रेज टू द पावर 1। ओके, क्या बात है, क्या बात है। अब ये ऊपर जाएगा तो k का डायमेंशन कितना आ गया? k का डायमेंशन आ गया l की पावर -1। ठीक है सर। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है भैया ओमेगा बाय के का डायमेंशन बताओ। किसका बताओ? ओमेगा बाय के का डायमेंशन बताओ। किसका बताओ? ओमेगा बाय के का। सो ओमेगा बाय के कितना हो जाएगा? ओमेगा बाय के का डायमेंशन हो जाएगा आपका ओमेगा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय के का डायमेंशन। ओमेगा का डायमेंशन कितना है सर? ओमेगा का डायमेंशन तो टी है। सॉरी, ये टी -1 होगा ना यार, ये टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 और ओमेगा का -1, और इसका कितना? इसका एल की पावर -1। तो एल ऊपर जाएगा, टी नीचे आएगा, ये कितना हो गया? डायमेंशन ऑफ एल डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी। भाई ये किसका डायमेंशन होता था? सोचो जरा, ये किसका डायमेंशन होता था? किसी के जैसा दिख रहा है क्या? ये हमारी वेलोसिटी का डायमेंशन होता था। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता था? वेलोसिटी का डायमेंशन होता था हमारा एल टी रेज टू द पावर -1। समझ गए भाई? समझ गए मुन्ना जी? वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता था? L इंटू टी रेज टू दी पावर -1। क्लियर है कि नहीं है? तो ये मेरा वेलोसिटी का डायमेंशन है। ये मेरा किसका डायमेंशन है? ये मेरा वेलोसिटी का डायमेंशन है। क्लियर है? चलो सर, बढ़िया समझ गए। आओ जरा ये नीट का सवाल भी कर लेते हैं। नीट का सवाल भी कर लेते हैं। नीट 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है ये। नीट 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है ये। क्या है क्वेश्चन ये? कि इफ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर E और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी और ग्रेविटेशनल, मतलब E इसको और G इसको कर रहा है डिनोट, तो E बाय G का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? कोई दिक्कत नहीं, अभी बताते हैं। बस एनर्जी का डायमेंशन बता दो। सर एनर्जी का तो डायमेंशन होता है क्या कुछ? हाँ सर, याद है हम लोगों को। जिनको याद नहीं है प्लीज पिछला सेशन देख लेना भाई। mL2T-2 ये होता है किसका? एनर्जी का डायमेंशन। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सर डायमेंशन तो नहीं बताया आपने, अभी बताता हूं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला आता है क्या? हाँ सर, G m1m2/r²। G m1m2/r²। अच्छा ओके, G m1m2/r² होता है। ठीक है, तो G का डायमेंशन, G की वैल्यू कितनी हो जाएगी? G हो जाएगा सर F(r²) अपॉन m1m2। ओके, फोर्स का कितना होता है डायमेंशन? फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? फोर्स का होता है सर mLT-2।
r का कितना होता है सर, r का तो हो जाता है l यानी l की पावर 2, और m का कितना होगा सर, मास का तो होगा m और m यानी m रेज टू दी पावर 2। ओके, तो ये कितना हो गया g का डायमेंशन, g का डायमेंशन हो गया सर m रेज टू दी पावर -1 इंटू l रेज टू दी पावर 3 इंटू t रेज टू दी पावर -2। ये आ गया किसका डायमेंशन, ये आ गया सर मेरा g का डायमेंशन। तो g का डायमेंशन वहां लिखा हुआ है, एनर्जी का डायमेंशन यहां लिखा है। क्या पता करना है, एनर्जी अपॉन g की वैल्यू। क्या पता करना है, E बाय जी की वैल्यू, E बाय जी की वैल्यू। चलो E बाय जी कितना हो जाएगा, इसको ऊपर रख दो। सो m L2 t -2 डिवाइडेड बाय m रेज टू द पावर -1 L रेज टू द पावर 3 इंटू टी रेज टू दी पावर -2। ठीक है, ये बस कर दो। तो देखो टी रेज टू दी पावर -2 तो इससे कैंसिल, एल ऊपर जाएगा एम ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो गया m रेज टू दी पावर 2 इंटू एल रेज टू दी पावर -1 इंटू टी रेज टू दी पावर 0। ये हो गया मेरा डायमेंशन। कोई सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है, देखो कोई सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है क्या, m2l -1 t0। अरे भाई ऑप्शन क्रमांक 1 ये बैठ रहा है सेट, ऑप्शन क्रमांक 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ओवर है। समझ गए, क्लियर है कि नहीं। ये है डायमेंशनल एनालिसिस। देख लो नीट 2021 का क्वेश्चन, कितना लड्डू कितना सरल। बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और फॉर्मूला पता होता तो मैं आंसर तो यूं निकाल लेता, है कि नहीं। जी सर बिल्कुल, समझ गए, यस। चलो भाई आगे देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जब कन्वर्जन करते हैं तो किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस हमारी हेल्प कर सकता है। देखो सिंपल सी चीज है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मैं फोर्स का यूनिट क्या है, 1 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो है 1 न्यूटन। ठीक है, अब मैं इसको इसके सीजीएस यूनिट में लिखना चाहता हूं। सीजीएस यूनिट में ऐसा यूनिट है, और ये ऐसा यूनिट बेसिकली क्या है, किस सिस्टम में, इसको एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं। इन एमकेएस सिस्टम मतलब भाई मीटर, किलोग्राम और सेकेंड के सिस्टम में ये रहा। 1 न्यूटन की वैल्यू होती कितनी है सर, 1 न्यूटन की वैल्यू हो जाएगी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होती है, उसको बोलते हैं 1 डाइन। ठीक है, 1 डाइन। और 1 डाइन क्या हो जाती है, 1 डाइन होती है मेरी 1 ग्राम सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं वही 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को इस सिस्टम से इस सिस्टम में ला रहा हूं, मतलब एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में। समझ रहे हो बात को, क्या कर रहा हूं मैं, एमकेएस सिस्टम से कहां ला रहा हूं, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में कहां ला रहा हूं, एमकेएस सिस्टम से। ठीक है, कैसे करेंगे, आओ बताता हूं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, एमकेएस टू सीजीएस कर रहे हैं। ठीक है सर, करो, हम भी आपके साथ हैं, देखेंगे कैसे करते हो आप। चलो देखो कैसे कर रहा हूं कन्वर्जन। सो एमकेएस कितना हो जाएगा, एमकेएस हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 1 kg में कितने ग्राम, 1 kg में कितने ग्राम, 1 kg में सर होते हैं 1000 ग्राम, यानी 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम्स। ओके, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सर वो होते हैं 10 रेज टू द पावर 2 मीटर। ओहो, क्या बात है। और भाई सेकंड तो दोनों में वही है, तो ये आ गया 1 सेकेंड होल स्क्वायर। क्लियर, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 10 रेज टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर 1 डाइन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन। समझ में आए तुमको, क्लियर है कि नहीं है। मतलब N1 इंटू यूनिट 1 इज इक्वल टू N2 इंटू यूनिट 2। समझ गए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपने कैसे किया, इसका बेसिकली मैंने तो यहाँ यूनिट से ही कर दिया, हालांकि इसका फॉर्मूला ये था कि इसका डायमेंशन लिखते, इसका डायमेंशन क्या था, इसका डायमेंशन होता MLT-2, और उस m को दोनों जगह में लिखते, दोनों ही सिस्टम में लिखते, तो जाके तुम डायमेंशनली निकाल सकते थे। क्लियर है। तो हालांकि इसको एज स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा कि बस डायमेंशन ही निकाल सकते, मैंने तो यूनिट की मदद से निकाल दिया, बट बेसिकली तरीका होता है। देख लो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि अगर 2 सिस्टम में है तो N1 U1 विल बी इक्वल टू N2 U2। क्लियर जी सर, क्लियर।
तो इस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, इस हिसाब से हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके ओके, चलो चौथे पे आ जाओ सर, चौथे पे आ जाओ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल भी आते हैं। चौथा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल भी आते हैं। क्या सवाल आते हैं सर? बोर्ड में सवाल आते हैं, नीट में सवाल आते हैं, काफी जगह सवाल आते हैं। भैया देखो जरा किस टाइप के सवाल आते हैं। सवाल ये आते हैं कि अगर तुम्हें रिलेशन पता है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का, अगर तुम्हें रिलेशन पता है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का, कैसा रिलेशन? रिलेशन ऐसा कि सपोज एक क्वांटिटी है फोर्स, और फोर्स डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, मास पे और रेडियस पे, और तुम्हें बोलो अब इसका फॉर्मूला बताओ, तो तुम बता सकते हो, तुम बता सकते हो। सोच रहे हो? बस तुम्हें इतना पता है कि फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब सोचो तुम्हारा नीट के एग्जाम का निकलना, तुम नीट में रैंक लाओगे कि नहीं लाओगे, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? सर हमारे पढ़ाने वाले फिजिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, 4 फैकल्टियों पे, मुझ पे, मेरे घर वालों पे, मतलब मम्मी पापा पे, इन कितने लोगों पे? 4 + 1 तुम और 2 घर पे, 7 लोग, इन 7 लोगों पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम एक फॉर्मूला बता सकते हो, तुम फॉर्मूला बता सकते हो कि भाई फिजिक्स में कितना टाइम दूं, घर वालों से कितनी हेल्प लूं, खुद कितनी मेहनत करूं, बायोलॉजी जूलॉजी से कैसी हेल्प लूं, और केमिस्ट्री वाले सर की कितनी रिक्वेस्ट करूं जिससे कि मेरा नीट निकल जाए। समझ रहे हो? इतनी इतनी क्लियरिटी है, किसकी हेल्प से आ जाएगी? डायमेंशंस एनालिसिस की हेल्प से। बट हम क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है दादा, हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो हम पे ये चीज लागू नहीं होती। लेकिन किस पे लागू होती है? फिजिकल क्वांटिटीज पे तो होती है। और किसके थ्रू होती है? डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू होती है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हाँ भाई देखो, क्वेश्चन ही करके दिखाता हूँ, नीट 2021 का क्वेश्चन ही करके दिखा दूंगा तुम्हें, कैसे बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे क्या बोला इसने, देखो ध्यान दो, यहां क्या बोल रहा है कि इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T, ये 3 चीजें आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अरे ये कैसे? हमने तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज चूज कर ली ऑलरेडी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, कैंडेला, मोल और उसके बाद फिर एम्पियर कर लिया है। तो तुम फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम को कैसे कर रहे हो? कोई नहीं, दूसरा देश है ये दूसरा देश है, ये अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला कोई देश है, जहां पे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को 3 नई फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया, और इन्होंने बोला ये है फंडामेंटल, इनकी हेल्प से बाकी जाएंगी। ये बोले हम ये अंग्रेजों के चलन को नहीं फॉलो करेंगे, हम एक अलग चलन फॉलो करेंगे जहां पे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम है। क्या? फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। अब तुम क्या करो, तुम मेरे को डायमेंशन की, एनर्जी का डायमेंशन लिख के बता दो। तुम मेरे को क्या करो, तुम मेरे को एनर्जी का डायमेंशन लिख के बता दो। अच्छा, तो डायमेंशन कैसे होता है यार? अब मैं याद करूंगा अपने कॉन्सेप्ट्स को। भाई डायमेंशन तो किसी भी चीज का, एनर्जी का डायमेंशन कितना होता था? एनर्जी का जो डायमेंशन होता था सर, वो तो होता था mL2T-2 होता था। हाँ यार बिल्कुल, लेकिन अब इसमें तो मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल थे, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो जो कि यहाँ पे है नहीं, तो फिर यहाँ पे इनके टर्म्स में कैसे बताऊंगा? अरे सिंपल तरीके से बताऊंगा ना, देखो बता रहा हूं कैसे बताओगे। देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे m की जगह आएगा f, यहाँ पे n की जगह क्या आएगा, मतलब जो फॉर्मूला आएगा एनर्जी का वो कुछ इस तरीके से आएगा, F-A-T। अरे आपको कैसे पता? मुझे भी नहीं पता। f की पावर कुछ रहेगी x, a की पावर कुछ रहेगी y, और t की पावर रहेगी कुछ z। समझ रहे हो? f की पावर x, a की पावर y, t की पावर z, कुछ भी रहेगी पावर, कुछ भी रहेगी, हो सकता है -2 हो जाए, होगा +1 हो जाए, +3 हो जाए, -2/3, जो भी आना आएगी। अच्छा ओके, अब अगर ये फॉर्मूला जो है उस अफ्रीका के देश में वैलिड है, अगर ये फॉर्मूला उस अफ्रीका के देश में वैलिड है, तो डायमेंशनली करेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। डायमेंशनली करेक्ट होगा? अवश्य होगा सर। तो डायमेंशनली करेक्ट होगा तो इसको डायमेंशनली इक्वल कर दो ना, इसको डायमेंशनली इक्वल करते हैं, आज डायमेंशनली इक्वल करेंगे। सो एनर्जी का जो डायमेंशन है, एनर्जी का जो डायमेंशन है वो इन दोनों के डायमेंशन के बराबर होगा। मतलब f का डायमेंशन की पावर x इंटू a का डायमेंशन की पावर y और t के डायमेंशन की पावर z। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा इसके डायमेंशन के बराबर। क्लियर है? इसके डायमेंशन के बराबर, जी बिल्कुल दिख रहा है। चलो देखो, सो फोर्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? अच्छा, सबका डायमेंशन लिखना है भाई, एक लोग का उसका थोड़ी लिखना है, सबका लिखना है। तो देखो एनर्जी का डायमेंशन तो मैं लिख चुका हूं, कितना है? mL2T-2। ये किसका डायमेंशन हो गया? ये हो गया एनर्जी का। अच्छा जी ठीक है, फोर्स का डायमेंशन ही बताओ। फोर्स का डायमेंशन नहीं पता क्या? फोर्स का भी डायमेंशन लिख, यहां लिखता हूं। फोर्स का डायमेंशन होगा
वो mlt-2, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी बता देता हूँ, कल को बोलोगे एक्सेलरेशन से बुरा मान के बैठे हो, lt-2। अब इतना बता दिया तो सर टाइम भी बता ही दो। मूर्खों, टाइम का क्यों पूछ रहे हो यार, टाइम तो देखो बस t ही होता है, टाइम तो बस t ही होता है, क्लियर है। देखो t ये होगा f एक्सेलरेशन और टाइम का। अब यहाँ रखते हैं, अब यहाँ रखते हैं, तो फोर्स का हो जाएगा mlt-2, mlt-2 पूरे की पावर x। फिर उसके बाद a का कितना हो जाएगा, a का हो जाएगा lt-2, lt-2 पूरे की पावर y। फिर उसके बाद t का कितना हो जाएगा, t का हो जाएगा t इसकी पावर z, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो m की पावर्स है ना उनको एक साथ लिख दो, यहाँ जो m की पावर्स है उनको एक साथ लिख दो, तो m की पावर कितनी आ रही है, वो तो आ रही है सर m की पावर बस x, क्योंकि एक ही जगह। यहाँ पे l की पावर x, l की पावर y, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो l की पावर x प्लस y, और यहाँ पे t की पावर -2x, यहाँ -2y, और यहाँ पे z, सो t की पावर -2x -2y और प्लस z, ये आ गया मेरा डायमेंशन। अब यहाँ पे ये डायमेंशन इसके बराबर है, ये डायमेंशन किसके बराबर है सर, टेस्ट एंड शीट्स भी मिलेगी क्या, अरे बिल्कुल यूवी पाजी, बिल्कुल मिलेगी इसकी शीट्स और टेस्ट। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें आपको डेफिनेटली इसका पूरा का पूरा नोट्स का कॉपी मिल जाएगा। ओके चलो देखो, सो ये जो m की पावर यहाँ है वो m की पावर इसके बराबर है, ये जो l की पावर यहाँ वो l की पावर इसके बराबर, जो t की पावर यहाँ वो t की पावर इसके बराबर। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई लोगों, बताओ जरा, x की पावर कितनी आएगी सर, यहाँ से तो देख के लग रहा है x की जो पावर है वो यहाँ पे x की पावर 1 के बराबर है, यानी x की पावर आ गई 1 के बराबर। क्या बात है, क्या बात है भैया, बता दिया आप लोगों ने, x की पावर कितनी आ गई 1 के बराबर। अच्छा यहाँ जो x प्लस वाई की पावर है वो किसके बराबर, x की पावर 2 के बराबर, तो x प्लस वाई हो गया 2, x की जगह 1 रखो तो y की जगह कितना आ गया 2 - 1 जो कि फिर से 1। अरे क्या बात है, y की वैल्यू भी निकाल दी यार, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, y की वैल्यू भी निकाल दी। अच्छा -2x - 2y प्लस z क्या 2 -2 के बराबर है, अरे हाँ भाई हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x - 2y प्लस z इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू -2। सो -2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 -4, और एक -2 इसको कैंसिल कर देगा, तो ये -2 उधर जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी हो गई +2, z की वैल्यू कितनी हो गई +2, z की वैल्यू कितनी हो गई +2। सो यहाँ पे z की जगह आ जाएगा +2। तो अब देखो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आएगा। क्या है, एनर्जी जो था, एनर्जी कैसे लिखा हुआ था, एनर्जी था fx ay tz, ठीक है। सो f की पावर x क्या है, x की पावर x है 1, a की पावर y क्या है वो भी है 1, और t की पावर z क्या है +2, क्लियर। तो ये आ गया फॉर्मूला, ये आ गया फॉर्मूला। अब इसको डायमेंशनली लिखना है क्या, इसको डायमेंशनली लिखना है, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा डायमेंशन ऑफ f इंटू डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t का होल स्क्वायर। क्या है आंसर मेरा, ऑप्शन नंबर बी है मेरा आंसर। निकाल दिया क्या नीट 2021 का एग्जाम, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जाम तो अभी कैसे निकालेंगे, अभी तो हमको 2025 में एग्जाम देना है कि नहीं। तो देखो कितना इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, एंड आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका है कैसे हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और एनालिसिस पूरा का पूरा किया है। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, नहीं है डाउट तो आगे बढ़ेंगे। और अब नेक्स्ट जानेंगे हम क्या, नेक्स्ट जानेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मतलब जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसकी कुछ खामियां, उसकी क्या, उसकी कुछ खामियां। तो खामियां भी हैं, फायदे हैं तो खामियां भी हैं। खामियां क्या है, खामियां नंबर 1, By this method, the value of dimensionless constants cannot be calculated. NCERT में एक बहुत अच्छा ये जो तुम्हें एप्लीकेशन बता रहा है डिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज, तो उस NCERT में क्या रिलेशन बनाते हैं, T इज इक्वल टू √of L/G आ जाता है, किसका, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, किसका, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का। क्लियर है, ये बढ़िया एक डेरिवेशन करवाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये जो असल में टाइम पीरियड होता है ना वो होता है t इज इक्वल टू 2π √of L/G, कितना, t इज इक्वल टू 2π √of L/G। तो t इज इक्वल टू √of L/G तो पता चल जाता है, लेकिन ये जो 2π है ना, ये जो 2π है ये डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता पाता, समझ रहे हो, ये डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता पाता। और यही उसकी क्या है, यही उसका नंबर 1
फ्लॉ है। नंबर 1 उसका ड्रॉबैक यही है कि कांस्टेंट्स जब कभी भी फॉर्मूले में आते हैं तो वो डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता पाता। क्लियर है? ओके, ठीक है, समझ गए सर। तो वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लो तुम्हारा जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो होती है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है? ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी को अगर तुम सोचो, इस रिलेशन को अगर तुम डायमेंशनल एनालिसिस से निकालना चाहो तो नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। ऐसे ही तुम अगर इंटेंसिटी का भी सवाल लोगे कि इंटेंसिटी का जो मेजर रहता है वो लॉगरिदम में आता है, तो वहां भी तुम नहीं कर पाओगे। जहां जहां पे लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आएंगे वहां वहां तुम्हारा डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ गए सर। Third point, if a physical quantity depends on more than 3 factors, then the relation among them cannot be established because we have only 3 equations by equating the powers of MLT. ठीक है, it does not distinguish between physical quantities having same dimension, right? जैसे कि इसकी नजर में वर्क और एनर्जी, इसकी नजर में वर्क और एनर्जी सेम है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ वर्क एंड एनर्जी सेम है कि नहीं? इसकी नजर में प्रेशर और स्ट्रेस सेम है। ठीक है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। बट हालांकि ये गलत है, ये सेम नहीं होते और ना ही ये सेम होते हैं। वर्क होता है चेंज इन एनर्जी होता है तब जाके वर्क होता है, और स्ट्रेस एक इंटरनल चीज होती है, प्रेशर एक एक्सटर्नल चीज होती है। तो ये वाला एप्लीकेशन भी क्लियर है कि भैया दो सेम चीजें जिनका डायमेंशन सेम है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। देन इट फेल्स इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। मतलब कि अगर तुम सोचो कल को इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में निकाल लूं, तो तुम नहीं निकाल सकते। तुम ये इक्वेशंस नहीं बना सकते। किसकी हेल्प से? डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। रीजन बीइंग क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस है। तुम वही फंक्शंस, वही इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हो जहां पे फाइनल जो वैल्यू है, फाइनल रिजल्ट, जैसे मान लो x की वैल्यू समथिंग a टू द पावर p b रेज टू द पावर q इंटू c रेज टू द पावर r, इस फॉर्म में दिया हो, ऐसे फंक्शंस ही निकाल सकते हो। अगर इसमें प्लस d e f भी आ जाएगा तो तुम नहीं बता पाओगे। ठीक है, ऐसे फंक्शंस डायमेंशनली निकाले जा सकते हैं, लेकिन ऐसे फंक्शंस डायमेंशनली नहीं निकाले जा सकते। तो ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि डायमेंशनल एनालिसिस will not help you whenever a physical quantity depends on some or difference of two quantities. ठीक है, सो इन सब केसेस में डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है। क्लियर? समझ आ गया? क्या बात है सर। तो हमने यहाँ पे आज क्या क्या पढ़ लिया भाई? हमने यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस पूरा कर लिया, हमने उसके एप्लीकेशन देख लिए, चारों को डिटेल में समझ लिया, उसका ड्रॉबैक भी देख लिया। अरे क्या बात है। तो बस फिर आज के लिए इतना काफी है। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, और अगली सेशन में हम क्या चालू करेंगे? हम चालू करेंगे एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोला जाता है एरर एनालिसिस, जिसका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन नीट में आता है। एरर एनालिसिस का ऐसा साल नहीं गया जब क्वेश्चन ना आया हो, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एरर एनालिसिस का। मैं आपसे बस यही उम्मीद करूंगा कि प्लीज आप सेशन टाइम से आएं, देखें, पूरा देखें, और नेक्स्ट सेशन हमारा कब होगा? मंडे को। ठीक है, सो मिलते हैं मंडे को। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स 2023। बहुत अच्छे से पेपर देना एंड फोड़ देना। मतलब यार पेपर तुम फोड़ ही दोगे, मुझे पता है। अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज मत होना, पेपर तो तुम फोड़ दोगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय एंड थैंक यू।